टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान का ये 12वां टेस्ट सीरीज़ है और ये 6 to 8 के लिए हैं। तो इसके पहले जो है कि सामाजिक विज्ञान के और भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 12वां टेस्ट सीरीज क्लास 6 to 8 के लिए हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न है कि झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, देख लीजिए 18 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी और ग्वालियर में उनकी मृत्यु हुई थी। और ग्वालियर के फूलबाग नामक स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी जब वो 1857 की क्रांति के दौरान हिरोज से कालपी में युद्ध कर रही थी। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन नहीं था, तो सही जवाब इसका है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। और नेक्स्ट है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है इस्लाम शाह ने ऐसा किया था। और इस्लाम शाह जो है कि इस्लाम शाह सूरी, ये शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी थे। और नेक्स्ट है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था। काफ़ी आसान सा प्रश्न है, आप कई बार पढ़े होंगे। राजकुमार शुक्ल इसका सही जवाब होगा और उन्हीं के निमंत्रण पर महात्मा गांधी चंपारण में आए थे। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है, ये अगला प्रश्न है। और भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है, देखिए इसमें मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। और यहाँ से अगला प्रश्न है और उन्होंने ही जो है कि देखिए वे जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का तिरंगा यानी कि राष्ट्रध्वज को फहराने के लिए उन्हें जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी, ये बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती, तो इसमें जो है कि इंडियन एसोसिएशन जो है कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती मानी जाती हैं। हड़प्पा स्थल कालीबंगा वर्तमान में किस भारतीय राज्य में है, इसका सही जवाब है राजस्थान, इसका सही जवाब होगा। और ये जो स्थल हैं ये वर्तमान में राजस्थान में है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, देख लीजिए सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है, देख लीजिए ये इसका ऑप्शन सी जो है ये सुमेलित नहीं है। यानी कि ये सभी जो है कि एक तरीके से ये एक तरफ व्यक्तियों के नाम लिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है कि ये कुछ पुस्तकों के नाम है। देख लीजिए गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, हुमायूं की बहन थी वो। और अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था जिसे आईन अकबरी भी कहते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम ने, जी देखिए मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम जो हैं उन्होंने जो है ये जो है कि शाहजहांनामा जो लिखा गया है, तो मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम ने नहीं लिखा था उसको, बल्कि उसे लिखा था इनायत खान ने। इस तरीके से ये इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट है कि गांधार शैली किस कला से प्रभावित थी, अगला प्रश्न है। तो गांधार शैली जो है कि यूनान और रोमन दोनों ही कला से ये प्रभावित थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था प्रारंभ की थी, ये अगला प्रश्न है और सही जवाब है ऑप्शन सी, इसके लिए राइट आंसर होगा। देखिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है। आदि पर्व जो है ये महाभारत का एक भाग हैं और इस तरीके से सही जवाब इसका है। और नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज कितनी जातियों में विभाजित था, तो आप पढ़े होंगे ये 7 भागों में विभाजित था उस समय, यानी कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इसका चर्चा किया है। हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है। गुजरात में इसमें से कौन सा स्थल जो है कि स्थित हैं, इसका सही जवाब है यानी कि सुरकोटदा इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर इसका है। और यहाँ से नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि औरंगजेब की पत्नी यानी कि राबिया उर्दू दुरानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में है। देख लीजिए बीबी का मकबरा आप कई बार पढ़े होंगे, लेकिन ये औरंगजेब की पत्नी का ये मकबरा है, तो ये किस राज्य में है देख लीजिए। और इसका सही जवाब है कि ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, दिसंबर लास्ट में। अब देखिए यहाँ से अगला प्रश्न है कि प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब है कि ऑप्शन आपके, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से ये जो है कि स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है। बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है,
तो इसका सही जवाब है कि अजमेर में स्थित हैं और ये एक सबसे पुराने जो है कि एक मस्जिद भी हैं। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि और यही जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, यहाँ पर देखिए 2.5 दिन लिखा हुआ है, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा है जिसका निर्माण जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। हालांकि वो इस काम को पूरा नहीं कर पाया था और बाद में इल्तुतमिश ने इसने पूरा कराया था। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्रह्मदेय किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब है कि भूमि के उपहार हेतु इसका उपयोग होता है। और नेक्स्ट है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? 1775 इसका राइट आंसर होगा। और 1776 में, यानी कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र भी हो गया था। नेक्स्ट है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांति में दिया गया था? ये बताना है। और ये भी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में ही ये नारा दिया गया था। और नेक्स्ट है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया? तो सही जवाब होगा यानी कि पोलैंड। हिटलर ने एक छोटा सा देश पोलैंड पर आक्रमण किया और उसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया 1 सितंबर 1939 से। अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? और सही जवाब है इसका ऑप्शन ए है, यानी कि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती हैं। और अगला प्रश्न है कि सरगैसो, ये बताना है। अगला प्रश्न है कि देख सकते हैं यहाँ से सरगैसो सागर एक हिस्सा है, ये बताना है कि सरगैसो सागर किसका हिस्सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है ये। और इस सागर का नाम जो है कि समुद्री शैवाल के एक प्रजाति के रूप में भी रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है, यानी कि कौन सा देश जो हैं स्थलरूढ़ देश हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि हंगरी इसके लिए राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नगरों में, ये बताना है कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ जो है कि मिलती हैं, यानी कि देवप्रयाग में ये मिलती हैं। और देवप्रयाग जो है कहाँ है? तो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं और ये प्रमुख जो है कि तीर्थ स्थल भी हैं। नेक्स्ट है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि ये ऑस्ट्रेलिया में है। देख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया में है और ये ऑस्ट्रेलिया का एक सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, जबकि एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो गोबी मरुस्थल है। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? ये देखिए अगला प्रश्न है। और भारत जो है कि एशिया के दक्षिण एशिया भाग में स्थित है, यानी कि सही जवाब इसका है। और नेक्स्ट है कि बेल्ट डाउन्स पंपास आदि शब्द जो है कि किससे संबंधित है? आप समझ सकते हैं इसको कि ये घास के प्रकार हैं और ये विभिन्न देशों में या विभिन्न जो है कि महाद्वीपों में घासों के मैदान को, देखिए इसमें बेल्ट जो है कि दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को कहा जाता है, डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को कहते हैं, और ये जो पंपास हैं तो इसे जो है कि पंपास को दक्षिण अमेरिका में और अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहते हैं। तो इस तरीके से सही जवाब है कि ये घास के मैदानों से संबंधित हैं। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? गुजरात में इसमें से देखिए हजीरा जो बंदरगाह हैं ये गुजरात में स्थित हैं और हजीरा बंदरगाह गुजरात राज्य में सूरत शहर में एक उपनगर के रूप में है। गुजरात में और भी प्रमुख बंदरगाह हैं जैसे कि कांडला हैं, वेदी हैं, मुद्रा हैं और जामनगर, ये सभी जो है कि वहाँ के पोरबंदर भी वहाँ का एक बंदरगाह है। और नेक्स्ट है कि मेरियाना गर्त, ये कई बार मिल चुका है, प्रशांत महासागर में है और ये सबसे जो है कि गहरा एक गर्त है जिसकी जो गहराई है वो 11,022 मीटर है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है? ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है ये आंध्र प्रदेश राज्य तक नहीं फैला हुआ है। और यहाँ से अगला हम प्रश्न देख सकते हैं, काली मिट्टी उगाने के लिए, काली मिट्टी जो है कि बताना है कि उगाने के लिए आदर्श मानी जाती हैं। हम जानते हैं कि काली मिट्टी जो है कि कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती हैं और काली मिट्टी को हम रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं, जबकि कपास यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से ई इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? तो इसका सही जवाब है यानी कि रानी की वाव जो है, जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में नहीं है। और रानी की वाव को वर्ष 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर
नदी के तट पर स्थित हैं। नदी के तट पर इसमें से कौन सा शहर है, यानी कि सिलचर इसका सही जवाब होगा, जो नदी के तट पर स्थित हैं। और सिलचर से दक्षिण असम की प्रमुख नदियों में से एक बराक नदी उसके निकटतम दूरी पर स्थित है। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि देखिए, जो बराक नदी है उसे बांग्लादेश में सुरमा नदी के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि लेटराइट मृदा निम्नलिखित में से किस रसायन की कमी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में किस रसायन की कमी पाई जाती है। सिलिका इसका सही जवाब होगा, उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के जिलों में फैले ज्वारनदमुखी स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील और उथला लैगून है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब है यानी कि चिल्का झील इसका राइट आंसर होगा, और एक तरीके से ये लैगून झील का भी उदाहरण है। और चिल्का झील जो है कि उत्तरी सरकार तट में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील भी है। भारत के किन राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियाँ मिलेंगी, ये बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब होगा, और अरुणाचल प्रदेश और असम ये इसके लिए सही जवाब है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान पर विकसित होती हैं। और इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि लाल मृदा जो है इसके लिए सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत हैं। और ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। ऑप्शन में दिया हुआ है नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसका सही जवाब ये बांग्लादेश होगा, यानी कि बांग्लादेश तक जो है कि गंगा के निचले मैदान भारत ये जो है कि सबसे भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ काफ़ी विस्तृत हैं। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से कितने सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है, यानी कि यहाँ से बताना है। और इसका सही जवाब है यानी कि 75 सेंटीमीटर इसमें राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में इसके घटकों में से एक के रूप में लोहित नामक नदी हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी। और यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में इसके घटकों में से एक के रूप में लोहित नदी भी हैं। और नेक्स्ट यहाँ से एक प्रश्न देखते हैं, 111वां प्रश्न है हमारा कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक वर्षों में क्या गठित करती हैं। इसका सही जवाब है यानी कि वित्त आयोग का गठन जो है कि किया जाता है। और नेक्स्ट है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है। भारत का जो महान्यायवादी होता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति होती हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और वो संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। तो आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं, और ये संविधान के भाग 4 में हैं। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था। और इसका सही जवाब होगा यानी कि ये 1983 इसका सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 1983 नहीं बल्कि 1983 में इसका गठन किया गया था, और 1988 में इसने अपना प्रतिवेदन जमा किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और यहाँ से देख सकते हैं कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। देखिए वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है यानी कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। और नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा क्या है। तो 65 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। और यहाँ से अगला प्रश्न है कि धन विधेयक को पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, और इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 109 धन विधेयक की प्रक्रिया का उसमें उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। और इसका सही जवाब है यानी कि मंत्रिमंडल जो सचिव होता है वो केंद्र सरकार में ये मतलब सबसे जो है कि उच्चतम नागरिक सेवा का अधिकारी होता है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति का अध्यक्ष थे। ये 120वां प्रश्न है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है यानी कि JB कृपलानी जो हैं ये इसके सदस्य थे। और JB कृपलानी एक और सदस्य थे यानी कि झंडा समिति के भी सदस्य थे वो।
और यहाँ से 121वां प्रश्न होगा हमारा, भारत के संविधान, यहाँ से देख सकते हैं कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है। ये 121वां प्रश्न है इसमें से। तो इसमें देखिए जो 42वां संशोधन है उसे हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ से होगा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है। और इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि अनुच्छेद 30 में इसका वर्णन किया गया है। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक सेट में आपको देखने से पता चलता होगा कि यानी कि प्रत्येक सेट में संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित बहुत सारे यानी कि संवैधानिक प्रावधानों से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इस जो है कि प्रैक्टिस सेट के अनुसार हमने बताया कि। और अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष समावेशित किया गया था। तो 2002 में इसे समावेशित किया गया था। और जो 86वां यानी कि 86 जो संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत इसे समावेशित किया गया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 2002 में। और नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार का माध्यम होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि प्रधानमंत्री जो हैं वो मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच एक तरीके से सूचनाओं को पहुँचाने का काम करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है। और इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि अनुच्छेद 343 में इसका जिक्र किया गया है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि अनुच्छेद 343 जो है कि संविधान के भाग 17 में है, यानी कि 343 से लेकर के और अनुच्छेद 351 तक राजभाषा के विषय में वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था। और इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि 1947 इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं, 127वां प्रश्न है कि प्रथम पिछड़ा आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। और काका कालेलकर इसके लिए सही जवाब होने चाहिए। और इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका जवाब सही है, यानी कि काका कालेलकर इसका आंसर होगा। और 26 जनवरी 1953 को उनकी अध्यक्षता में कालेलकर आयोग का गठन भी किया गया था। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सी 3 सूचियों यानी कि संघ, राज्य और समवर्ती को मूर्त रूप देता है। देखिए कहने का मतलब है कि ये 3 सूचियाँ जो है कि किस अनुसूची में दी गई हैं। तो इसके लिए सही जवाब है, यानी कि ये जो है ये 7वीं अनुसूची में है। इस तरीके से इसके लिए अनुच्छेद 245 और 246 हैं। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के, एक मिनट यहाँ से आप देख सकते हैं एक चीज़ यहाँ से हम बताना चाहते हैं कि देखिए इसमें जो 3 जो सूचियाँ हैं तो इसमें एक चीज़ जानने लायक है कि पहले जो है कि राज्य सूची है, उसके बाद से संघ सूची हैं और फिर उसके बाद से समवर्ती सूची हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए तीनों में कितने कितने विषय हैं। तो देख लीजिए जो ये राज्य सूची है, यानी कि राज्य सूची में यहाँ से आप देख सकते हैं कि राज्य सूची सबसे पहले है। उसके बाद से देखिए सबसे पहले जो है कि संघ सूची है। इसमें अभी जो है कि कुल विषय जो हैं वो हैं 98 कुल विषय हैं इसमें, जबकि राज्य सूची है और राज्य सूची में अभी वर्तमान जो विषय हैं 59 हैं। और यहाँ पे जो समवर्ती सूची हैं तो अभी इसमें 52 जो है कि विषय रखे गए हैं। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र और समन के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे। ये 129वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 87(1) में इसका वर्णन किया गया है। जबकि यहाँ से अगला प्रश्न है, यानी कि 130वां प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को संदर्भित करता है। तो ये इसका सही जवाब अनुच्छेद 12 है, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह को विचार को दिया था। यह अगला प्रश्न है और सही जवाब है, यानी कि मोहम्मद यूनिस जो हैं इसके लिए सही जवाब होंगे। और नेक्स्ट यहाँ से हम प्रश्न देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो इसका सही जवाब है, यानी कि 65.5% महिला साक्षरता दर हैं। और जबकि यहाँ से देख सकते हैं कि
2011 का जो जनगणना था तो देश की जो साक्षरता दर थी वो 74 थी। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जो GNP हैं तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNB के बीच अंतर किसके बराबर होता है। तो इसमें से सही जवाब है, इसमें से कोई भी ऑप्शन में सही नहीं दिया है, जबकि ये पूंजी मूल्य ह्रास के बराबर होता है जो कि ऑप्शन में नहीं है। और 134वां प्रश्न है कि व्यापार की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि विश्व बैंक समूह का ये काम है। और नेक्स्ट है कि भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय योजना प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही जवाब आप देख सकते हैं और इसका राइट आंसर है यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो लोगों तक बैंकों तक पहुंच बनाने के लिए ही इसको शुरू किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। 136वां प्रश्न यहाँ से है कि भारतीय खाद्य निगम यानी कि जो FCI है उसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। और उसी वर्ष देश को खाद्यान्न यानी कि विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना भी करना पड़ा था। और ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं, देख सकते हैं। और 1965 इसके लिए सही जवाब होगा। 1965-66 के समय में भारत की जो खाद्यान्नों की स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी। और नेक्स्ट है कि HDFC बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, यह आपको बताना है। और इसके लिए मुंबई इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है यहाँ से 138वां प्रश्न, यहाँ से देख सकते हैं आपकी अगला यहाँ से 138वां प्रश्न है कि देख लीजिए आपके सामने है। और इसमें बताना है कि किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। तो ऑप्शन सी है यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जो होता है यहाँ पे इस ऑप्शन में भराएगा और उसे जो है कि एक विशिष्ट समय सीमा के अंतर्गत मापा जाता है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपनाया जाता है। ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं और इसका सही जवाब इसमें से ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इससे प्रभाव क्या पड़ता है तो ये जो है कि अधिक हो जाता है, यानी कि यह अधिक हो जाता है, यानी कि सरकारी व्यय गुणक है ये अधिक हो जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में एंजल कर, ये बताना है कि एंजल कर जो है ये किससे संबंधित हैं। एंजल कर ये आपको बताना है और ये जो है कि स्टार्टअप से संबंधित हैं। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश की राजनीति यानी कि राजवित्त नीति जो है यानी कि जो फिस्कल पॉलिसी का भाग नहीं होता है, ये बताना है आपको। और इसका सही जवाब है यानी कि अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति जो है कि ये उस नीति के तहत नहीं आता है। 143वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कर जो है वो यानी कि टैक्स है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है। ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि स्टॉम्प शुल्क जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था। और इसका सही जवाब है यानी कि BKRB राव अर्थशास्त्री ऐसे थे यानी कि जिन्होंने पहली बार जो है कि वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि देख सकते हैं 145वां प्रश्न है कि निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। और इसका सही जवाब है यानी कि निर्यातों पर अधिक कर लगाना, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब क्या होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब मूल्य में कमी आएगी तो हम जानते हैं कि तब मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने से वस्तु की कीमत में कमी भी आती है। और नेक्स्ट है कि मांग और पूर्ति के नियम का अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो नमक और दवा भी हैं, इस तरीके से कि कुछ चीज़ों पर नियम लागू भी नहीं होता है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि ये बताना है कि मांग के लिए होना ज़रूरी है, मांग के लिए क्या होना ज़रूरी है। तो इसका सही जवाब है कि इसमें से जो एक से अधिक इसमें ऑप्शन सही दिख रहा है यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो मांग क्या होगी। अगर वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो क्या होगा, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो मांग क्या होता है कि वो घट जाती हैं। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मांग के नियम के क्या कारण हैं। मांग के नियम के कारण क्या है, तो इसमें से देखिए जो एक से अधिक इसके लिए भी जवाब सही है यानी कि एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि
रुचि तथा फैशन में परिवर्तन होने से मांग होती हैं, ये बताना है कि रुचि तथा फैशन में परिवर्तन होने से मांग जो है कि मांग भी परिवर्तित होती हैं, यानी कि उसमें भी बदलाव होता है। तो इस तरीके से ये हमारा 12वां टेस्ट सीरीज था 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्योंकि देखिए डिस्कशन उतना थोड़ा सा शॉर्ट में ज़्यादा किया गया है, क्योंकि टाइम कम है और अभी भी बहुत सारे सेट हैं, तो इस तरीके से इसको जल्दी से जल्दी करने का प्रयास किया जा रहा है।